सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे एक शानदार मोटिवेशन कोट के साथ में। देखिए, जिंदगी में कई सारे काम आप लोग करना चाहते हैं, पर लेकिन कई बार उन काम को आप लोग अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। यानी कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये काम कर पाएंगे, पर लेकिन किसी रीजन की वजह से वो काम नहीं हो पाता है। तो उसको सबसे शानदार तरीके से देखने का तरीका यह है कि जब आप लोग हार जाएं, कोई काम आप लोग न कर पाए, तो आप लोग ये सोचिए कि आप लोग उसमें हार गए, तो उसको ऐसे मत देखिए कि यार हार गए क्या हो गया, ठीक है। उसको ये देखिए कि वाह क्या बात है, इस काम को फिर से करने का मौका मिलेगा और अब इस काम को और अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे और अच्छे से मन लगाकर करेंगे। यानी कि बोला यह गया कि जब हारना भी पड़े तो मन में आए कि अच्छा हुआ, इस काम को एक और बार मौका मिलेगा, मतलब एक और बार अच्छे से करने का मौका मिलेगा। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जिंदगी में आप लोग जो है किसी भी काम को करने में ऐसा नहीं करेंगे यार ये अब तो किया था, अब इसमें हुआ नहीं था, फिर से क्या करना है इसमें, अब कैसे होगा। तो वो वाली जो टेंडेंसी है उससे आप लोग बाहर निकल जाओगे और लाइफ में प्रोडक्टिव वे में अपने काम को आप लोग करते हुए नजर आओगे। तो इस तरीके से काम को करने का तरीका देखिए, जिंदगी में काफी अच्छे तरीके से आप लोग को ये एक्सपीरियंस भी लेने चाहिए, क्योंकि कई बार ये शानदार तरीके से आप लोग को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन इसके बारे में बन जाते हैं। आगे अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ रही है देश के अंदर कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब वहां पर उस खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है। तो यहां पर अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो यहां पर ये जो अवार्ड का नाम चेंज किया गया है, आप लोग इससे कितने सहमत हैं, आप लोगों को ये बताना है क्या ये सही हुआ या फिर गलत हुआ। तो आप लोगों को इसके बारे में बताना है। अगर मेरी राय आप लोग जानना चाहोगे तो मेरी राय में तो देखिए अच्छा हुआ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो कि हॉकी के जादूगर हैं, उनके नाम पर अगर खेल रत्न का नाम हो रहा है तो ये अच्छी बात है। खासकर अगर बोला जाए तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक एप्रिसिएशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। पहले जिसको आप लोग राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड की कैटेगरी में ये आता था, ठीक है। आता था नहीं मतलब आता है। अब यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसको जानेंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इसमें बेसिकली 25 लाख रुपए दिए जाते हैं जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को ये अवार्ड मिलता है, और पिछली 4 साल का कैसा एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर पर्सन का वो यहां पर देखा जाता है खेल के फील्ड में। तो उसके बेस पर ये स्पोर्ट की कैटेगरी का भारत रत्न अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या है, तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको आज की डेट में हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आज की डेट में यहां पर देखने को मिला। लास्ट जो ये अवार्ड डिसाइड किए गए थे 2020 में डिसाइड किए गए थे, उस टाइम पर यहां पर ये बेसिकली 5 पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। जिसमें एक थे रोहित शर्मा, दूसरे थे यहां पर मरियप्पा थंगवल्लू, इसी के साथ में मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। तो ये 5 पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये है कि अगर आप लोगों से पूछे कि ये पांचों की पांचों पर्सनैलिटी जो है वो किस किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप लोग इसके बारे में क्या बताएंगे, आप लोगों को ये बताना है। टोटल जो अवार्ड है अब तक 45 अवार्ड दिए जा चुके हैं, और इसी के साथ में जिसको आप लोग हॉकी का जादूगर बोलते हैं ध्यानचंद जी को, इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं चेस का जादूगर। तो चेस के जादूगर थे विश्वनाथ आनंद। तो सबसे पहले ये अवार्ड जो था हमारे देश में इनको दिया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट अवार्ड 1991-1992 में ये विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, जो कि हाईएस्ट अवार्ड की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलना चाहिए। आगे अगर बात करें मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो मेजर की उपाधि तक ये पहुंचे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है आर्मी के अंदर में, और 3 बार जो गोल्ड जीते गए हमारे देश के द्वारा। सॉरी, उस टाइम पर आप लोग बोल सकते हैं हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में था। नॉर्मली तरीके से एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया उसको बोला जाता था उस टाइम पर, तो ब्रिटिश इंडिया की साइड से खेला करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1928 का ओलंपिक था यहाँ पर एम्स्टर्डम में, इसी के साथ में 1932 का लॉस एंजिल्स में और 1936 का बर्लिन में। 3 गोल्ड जो है वो ये आप लोग बोल सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जिताए गए एक तरीके से, यानी कि इन्हीं के द्वारा वो गोल्ड यहाँ पर दिलाए गए। और कई सारी जो टीम है उनको तो इतनी बुरी मार इनके द्वारा दी गई, इवन इनकी हॉकी को तोड़कर अंदर से देखा गया कि इनकी हॉकी के अंदर कोई चुंबक वगैरह तो नहीं है, हॉकी पर कोई गम वगैरह तो नहीं लगा रखी है जिससे बॉल वो चिपक जाती है। देखिए, जिंदगी में अगर आप लोग इस लेवल पर आप लोग पहुंच जाए
कि आप लोगों को उस खेल का जादूगर बोला जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने उस खेल से प्यार किया है, उस खेल से कभी आप लोगों ने बेईमानी नहीं की है, उस खेल को आप लोगों ने जिंदगी का पार्ट बना लिया है। वो खेल आप लोगों की नसों में घुस चुका है, वो खेल आप लोगों की सांसों के साथ में बहता है आप लोगों के शरीर में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उस खेल की छोटी से छोटी चीज जो है आप आज के डेट में पकड़ चुके हैं, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इतनी शानदार परफॉर्मेंस इनकी जो देखने को मिली, वो ऐसा नहीं है कि वो रातों रातों आ गई, तो वो जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को उस परफॉर्मेंस पे ले जाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इन्होंने इतनी शानदार प्रैक्टिस की कि आज के डेट में हम लोग उसके बारे में बैठकर इतने सालों बाद भी डिस्कस कर रहे हैं। 29 अगस्त 1905 में जब देश जो था अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देश में बंगाल विभाजन देखने को मिला, उस टाइम पर यहाँ पर हमारे देश में पैदा हुए थे। और अगर बात करें तो इनकी जो बेसिकली जो डेथ हुई, जो छोड़कर गए देश को, तो 3 दिसंबर ये 1979 में जो ऑल इंडिया जो मेडिकल जो साइंस है बेसिकली एम्स है, उसके अंदर बेसिकली इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। हॉकी का जादूगर या मैजिशियन के नाम से इनको जाना जाता था, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक बार बॉल अगर हॉकी कर लग गई तो फिर किसी की हिम्मत नहीं थी कि हॉकी को बॉल वहां से छुड़ा लिया जाए। तो ध्यानचंद जो माँ बाप ने नाम दिया, वो रियलिटी में आप लोग बोल सकते हैं कि हॉकी में ऐसा ध्यान लग गया कि फिर जो है आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पर इनके नाम को काफी अच्छे से सराहा जाता है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड का अब नाम भी हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों से अगर यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोग कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है नेशनल हैंडलूम डे के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो एक तरीके से पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए हैंडलूम क्या है। ये हिंदी में जो हम लोग शब्द यूज करेंगे यहाँ पर हैंडलूम के बारे में, उसको आप लोग बोलिएगा हथकरघा, यानी कि हाथ से जो बुनाई बेसिकली की जाती है। पुराने टाइम में जुल्हाई जो हुआ करते थे, बेसिकली एक तरीके से जो बुनाई किया करते थे, तो हैंडलूम हाथ से, जैसे कि आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी सुई धागा, ठीक है, तो वो वाली यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसी के बारे में बात करें तो ये जो डे है ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और हैंडलूम जो वेवर हैं, जो भी जुलाई है देश के अंदर, तो एक तरीके से उनको ऑनर देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको याद करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे की एक छोटी सी मैं कहानी अगर आप लोगों को बताऊं, ये इतना फेमस था पुराने टाइम पे हमारी कंट्री में, जो हाथों से इस तरीके से कढ़ाई बुनाई की जाती थी, इवन विदेशों तक यहाँ पर इसको बेसिकली एक तरीके से स्पेशली एक तरीके से खरीदा जाता था। और काफी राजा महाराजा रजवाड़े जो हुआ करते थे वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा यूज इसका किया करते थे, काफी हाई प्राइस यहाँ पर इनको मिला करता था। पर लेकिन जैसे हमारी कंट्री में अंग्रेज आए तो उनके द्वारा अपने कंट्री में जो कपड़ा इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो हैंडलूम वाला एरिया है उसको बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर टैक्स लगाने लगे, अपने देश से जो एक्सपोर्ट है वो खत्म कर दिया, ताकि जो जुलाई है वो उसको छोड़कर किसी और काम में लग जाएं। तो ऐसी ऐसी बुरी दुर्घटना आप लोगों को पुराने टाइम में अपने देश के नाम पर देखने को मिलेगी। 7 जो यहाँ पर ये 7 जो अगस्त है ये नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात करें, अब की बार यहाँ पर जो बात करें इस हैंडलूम डे की जो थीम यहाँ पर रखी गई है, तो हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी, यानी कि हमारे देश की एक लेगेसी है। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कुछ ऐसा फील्ड जिसमें हम लोग महारत हासिल की है। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा है यहाँ पर अगर बात करें हैंडलूम का, जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री में, इसी के साथ में जो जुलाहों की इनकम किस तरीके से इसने बढ़ाई, तो उसके चलते यहाँ पर और आगे आने वाले टाइम में इसको हम लोग बढ़ा सके, पास्ट में क्या इसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, तो उसके चलते ये डे आप लोगों के सामने आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके बारे में, तो इसलिए बिल्कुल माइंड में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार क्विज देख लेते हैं। अबे यार ये तो 6 तारीख का है, 7 तारीख का क्विज ही सेव नहीं हुआ। चलिए ऐसा कीजिए, क्विज में आप लोगों को पीपीटी में डाल दूंगा, पहले आप लोग इसी को यहाँ पर देख लीजिए, ये रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से आपका, ठीक है। तो वैसे मैंने क्विज यार वो सेव नहीं हुआ, इसका मतलब पीपीटी के अंदर सेव नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के बारे में। तो पार्डनिंग पावर, क्षमादान पावर किस आर्टिकल के तहत आती है आप लोग को ये बताना है। कंट्री में लार्जेस्ट लेंडर जो है उसका नाम आप लोग बताइए, जिसके द्वारा अभी सिम बाइंडिंग स्कीम लाई गई है, योनो और योनो लाइट, इसके बारे में आप लोग को बताना है। योनो जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो उसकी एक स्कीम है जिसके चलते कंट्री में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं, अलग अलग से बुद्धिस्ट सर्किट हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं, अलग अलग तो कुछ स्कीम के तहत किए जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव आप लोगों ने कई बार सुना है, ये जो अमृत महोत्सव है कौन सी मिनिस्ट्री सेलिब्रेट कर रही है ये बताना है। रेगुलर ऑपरेशन के बारे में अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पर ये बताना है कि अभी यहाँ पर जो हल्दीबारी और चिल्लीहाटी ये जो रूट है ये 50 साल में ओपन किया गया, तो ये किस किस कंट्री के बीच में है।
कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर आई मीसा स्कीम फॉर्मेट की गई है, और जो आई मीसा है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में यहाँ पर सोशल ऑडिट सबसे पहले हमारी कंट्री में किस स्कीम का किया गया ये आप लोगों को बताना है। ब्रू कम्युनिटी कहां पर आई और कहां से आई ये आप लोगों को बताना है, जो कई बार न्यूज में रहती है। हैलम कम्युनिटी के बारे में बात करें तो आप लोगों को ये बताना है ये किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी में आती है। ठीक है, चलिए रिवीजन हो जाएगा, बाकी तो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, ताकि वीडियो के एंड में आप लोग इसके बारे में मैं आप लोग को फिर बता सकूं। ठीक है, रिवीजन आप लोग का हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ढंग से बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है, एक एक कर उनके ऊपर नजर डालेंगे। तो एक एक कर पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया कंट्रीब्यूशन। यह बेसिकली रिवाइज्ड समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में फॉर पीरियड 5 ईयर, यानी कि 5 साल के लिए यहाँ पर इसमें जो बेसिकली रिवाइज्ड समग्र शिक्षा स्कीम के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए 2021-22 से लिए 25-26 तक का यहाँ पर टोटल फाइनेंशियल जो आउटलेट है, यानी कि जो पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में नॉर्मली हम लोग सेंट्रल स्कीम के तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेंट्रल जो शेयर है बेसिकली उसके तहत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 लाख करोड़ के करीब आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि 1,85,000 शेयर यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेटा आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग छोड़कर नॉर्मली इस स्कीम के बारे में आप लोग याद रखिएगा। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में अगर बात करें, समग्र शिक्षा अभियान एक इंटीग्रेटेड जो स्कीम है, स्कूल एजुकेशन को कवर करती है, एंटायर जो प्री स्कूलिंग से लेके अगर बात करें तो 12 तक का आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि अगर बात करें प्री स्कूल से लेके, यानी कि यहां से लेके टोटल लगा के 12 तक आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, यानी कि 18 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि कंपलसरी एजुकेशन भी इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आ जाती है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन और इसी के साथ में जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो दोनों आ जाती है। एलिमेंट्री में क्या क्या है, प्राइमरी स्कूल है, इसी के साथ में यहाँ पर अपर प्राइमरी स्कूल है। सेकेंडरी में क्या क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो सेकेंडरी स्कूल हो गया और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरा इसके अंदर यहाँ पर कवर किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। और राइट टू जो एजुकेशन है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे संविधान के अंदर क्या ऐड किया गया याद है आप लोगों को? पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर, तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ आप लोग बोलते हैं, उसको आर्टिकल 21 में ए ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन, जो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का हक प्रोवाइड कराते हैं। तो वो यहाँ पर आप लोग का एडिशन देखने को मिला। तो उसके चलते एक तरीके से यहाँ पर एक जो सेंट्रल प्लान है, एक तरीके से स्टूडेंट की फी वगैरह पे की जाती है, तो यहाँ पर कैश ट्रांसफर भी एक तरीके से पार्ट यहाँ पर बन जाता है। तो अभी जो गवर्नमेंट है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे काम कर रही है। आप लोगों को पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लेकर आ गए अभी 2020 की, ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाए गए, फिर 1986 में लाए गए, अभी यहाँ पर 2020 में लाए गए। तो इसके चलते हमारी कंट्री में एजुकेशन में काफी कुछ अभी यहाँ पर किया जा रहा है। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ह्यूमन कैपिटल आप लोगों को बनाना है, ह्यूमन कैपिटल यानी कि इंसान का एक तरीके से इंसान को धन की तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है। ह्यूमन कैपिटल कैसे बोले आप लोग? कैपिटल होता है एक तरीके से जहां पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करें वो फिर पैसा आप लोगों को पे करे। जैसे कैपिटल आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मशीन कोई खरीद कर लेकर आ गए, जैसे मैं कई बार आप लोगों को उदाहरण देता हूं, जूस निकालने की मशीन लेकर आ गए और आप लोगों ने खुद तो जूस पिया, उसको रखकर उससे पैसा भी कमाना स्टार्ट कर दिया, जूस बेचना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से आप लोगों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया उस मशीन के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो समग्र शिक्षा जो स्कीम है यहाँ पर एक तरीके से इंटीग्रेटेड स्कीम है, स्कूल जो एजुकेशन को कवर करती है, एंटायर जो स्कूलिंग है। ठीक है, स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा 11.6 लाख गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के एडेड स्कूल है जो यहाँ पर बेसिकली 15 करोड़ के करीब स्टूडेंट और 57 लाख टीचर इसके अंदर कवर किया जाएगा। ये एक ऐसी स्कीम है जिसको आप लोग सेंट्रल सेक्टर नहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों की फंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40% का शेयर यहाँ पर रहेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्कीम अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारी मेजर चीजें इसके अंदर और देखने को मिलेगी, जैसे कि एक तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ पर जो पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर जो बच्चों को बोलते हैं कई बार की ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। वो क्या यहाँ पर बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन के ऊपर
टीचिंग को यहाँ पर स्ट्रेंथ किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर काफी अच्छे से काम किया जाएगा ताकि उस फील्ड को हम लोग ढंग से स्ट्रेंथ दे सकें। स्कीम जो यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मैंने अभी आप लोगों को बताई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये जो है जो स्टेट लेवल पर जो इंप्लीमेंट की जाती है, तो स्टेट इंप्लीमेंटिंग सोसाइटी के थ्रू यहाँ पर स्टेट लेवल पर आप लोग को देखने को मिलेगी। नेशनल लेवल पर जो कवर करने वाली जो बॉडी है आप लोग को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो यहाँ पर इसको बेसिकली देखती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन भी आप लोग को बन जाता है तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज की ओर। ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग स्कीम बोल सकते हैं, खासकर अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब कोरोना वायरस अपने देश में आप लोग को देखने को मिला था, तो उस टाइम पर कोरोना वायरस के साथ में ये जो स्कीम थी जिसको एमपी आप लोग LADS, तो एमपी लेट्स क्या होता है, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका रीजन ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम है, ये जब कोविड-19 चल रहा था तो इसको बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया था। इसका जो पैसा जो भी इसके अंदर जाता है वो यहां से हटाकर बोला गया था कि वो पैसा जो है वो कोविड-19 के लिए खर्च किया जाएगा। तो लगभग मोटे मोटे तौर पर बोला जाता है कि ये जो इसके लिए जो पैसा जाता है उसको लगभग यहाँ पर जो हर एक जो पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनको लगभग यहाँ पर आप लोग 5 करोड़ रुपए देते हैं। तो 5 करोड़ रुपए एक पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, और 1 साल के लिए। तो 2 साल के लिए अगर सस्पेंड किया जाए तो एक इंसान के 10 करोड़ रुपए हो गए। तो इस तरीके से आप लोग समझिए 790 MP अगर उस टाइम पर देखें तो उनको जो पैसा दिया जाता है 5 करोड़ ईच, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 4000 करोड़ आप लोग बोल सकते हैं कि ये पैसा जो इकट्ठा हो गया ये कोविड-19 के लिए हम लोगों ने यूज करने की बात की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये जो स्कीम थी, अगर इंटरेस्टिंग वे में आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये जो स्कीम थी 1993 में स्टार्ट की गई थी। 1993 में जब ये स्कीम स्टार्ट की गई तो उसके पीछे ये पर्पस था कि जो भी किसी एरिया से अगर सांसद अगर चुनकर आता है वो सांसद अपने एरिया में जाकर कुछ ना कुछ काम कर सके। तो उसी के चलते ये प्रोग्राम सामने निकल कर आया, तो अपने एरिया में काम कर सके। तो उसके चलते यहाँ पर सांसद को ये हक दिया गया कि उसके पास में कुछ एक तरीके से रेवेन्यू होना चाहिए। और स्टार्टिंग में ये स्कीम जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आई, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आई, पर लेकिन फिर 1994 में ये जो स्कीम थी इसको रूरल डेवलपमेंट से हटाकर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर इनके द्वारा डाल दी गई। तो फिर यहां से ये स्कीम जो है वो तब से इंप्लीमेंट की जा रही है। तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम है, ये यहाँ पर अगर बात करें इसके द्वारा जब फंड होता है, ये यहाँ पर एक तरीके से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रिकमेंडेशन देता है, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी होती है ग्राउंड लेवल पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो होती है डीएम, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप लोग नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें, ठीक है, जो एक तरीके से फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए कई बार इसको कॉन्फ्लिक्ट की तरीके से देखा जाता है। यानी कि नॉर्मली कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, अब वो लोकल एरिया में जाकर डेवलपमेंट अगर कर रहा है तो वो स्टेट के अंदर अपना काम करेगा जाकर किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो इसके चलते कई बार इसको गलत तरीके से देखा जाता है कि फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये ब्रीच कर रहा है। यानी कि एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि कहीं पानी के नल के लगाने हैं, कहीं थोड़ा रोड बनानी है, तो ये सारे काम जो होते हैं नॉर्मली ये स्टेट कैटेगरी के अंदर आते हैं अगर बात करें, ठीक है। तो पता चला उसमें ये यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर सकती है यहाँ पर, ऐसा भी कई बार बोला जाता है। ये बोला जाता है कि यहाँ पर एक तरीके से जो म्युनिसिपैलिटी या फिर जो आप लोग बोल सकते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम के तहत जो पावर होती है उसको ये अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, ये स्कीम जब यहाँ पर कैग के द्वारा देखा गया कि यार ये स्कीम कैसी चल रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो स्कीम में कई सारी लैग देखने को मिलते हैं आप लोगों को। जैसे कि आप लोग यहाँ देख लीजिए 2018-19 के लिए 5012 करोड़ रुपए स्पेंड करने थे, पर लेकिन एक्सपेंड किए गए कितने, बस यहाँ पर ये लगभग इसके आधे 2491 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए इस स्कीम के तहत। यानी कि जो पैसा इस स्कीम के तहत दिया जाता है वो पैसा कई बार यहाँ पर खर्च नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखने को मिलेगा, यानी कि सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता है, और जो खर्च भी किया जाता है उस एक तो खर्च नहीं किया जाता है ढंग से, और जो खर्च भी किया जाता है वो सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता है। तो इसके चलते इस स्कीम को कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि नहीं यार ये जो स्कीम है ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, इसलिए इसके खिलाफ कई बार कंप्लेन भी देखने को मिलती है कि इसमें जो पैसा देते हैं वो पैसा सही तरीके से यूज नहीं होता है, तो क्यों इस स्कीम को हम लोग चला रहे हैं।
वर्चुअली हाफ जो पैसा है अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली 2200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोजेक्ट के लिए 2020 के लिए, ठीक है। तो ये सिंपली लैप्स यानी कि फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है अगर बात करें तो उसके बारे में बात करें तो उसके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके द्वारा फंड रिलीज किया जाता है ये पर्टिकुलर, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, तो इसको फिर से अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट करने की बात की जा रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में अभी आ गया है। तो देखिए अगर कोई ऐसी स्कीम अगर आप लोगों से पूछी जाए इसके बारे में कुछ, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों के माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी इसको लेकर उतने ही अच्छे से आप लोग इस चीजों को याद रख पाएंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल कोई भी माइंड में कंफ्यूजन न रखते हुए आप लोगों को चीजों को आगे लेकर बढ़ना है, ठीक है। तो ये थी पूरी स्कीम जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए लवलीना के द्वारा जो ब्रोंज मेडल जीता गया, तो उसके चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा कांग्रेचुलेट किया गया। तो देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में जो भी अवार्ड जीत रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है उनको अच्छा खासा पैसा दे रही है, तो उसके चलते उनको जॉब वगैरह भी मुहैया कराई जा रही है। पर लेकिन जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि कम से कम जैसे कि जो 3 हैं यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज वाले, उनको तो अच्छे से आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। पर लेकिन मुझे लगता है कि जो 5वें और 6ठे नंबर पर, चौथे 5वें 6ठे नंबर पर आए हैं, चौथे 5वें और 6ठे नंबर पर आए हैं, कम से कम उनको भी आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो एक मेडल में कन्वर्ट हो सकता है। कहने का मतलब यहां पर ये कि उनको भी आप लोगों को कुछ ना कुछ एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि उनका गेम जो है वो कंटिन्यू रहे, इंसान जो है वो डिप्रेशन में न आए। आप लोगों को लगता है कई बार एक नंबर से आप लोग फेल हो गए यार, पूरा साल बर्बाद हो गया, ठीक है, तो इंसान जो है कई बार सदमे में चला जाता है। तो उसके चलते ऐसी चीजें यहां पर होनी चाहिए कि हाँ उनको भी हम लोग अप्रिशिएट करें। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी कांग्रेचुलेट किया गया अभी यहां पर लवलीना को। तो ये 1997 में पैदा हुई थी, इंडियन बॉक्सर है, शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिली और आसाम से निकल कर आती है। तो इससे ये पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में जैसी गेम की स्ट्रक्चर है उसको हम लोग और अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में इस एरिया में और अच्छा काम हमारा देखने को मिले। तो इनके द्वारा यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया टोक्यो के अंदर में, जो इनका इवेंट है वो बॉक्सिंग है। तो ये आप लोग याद रखिए, कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करें यहाँ पर इनको ये 6th पर्सन बनी आसाम से जिनको अर्जुना अवार्ड भी मिला, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है यहाँ पर ये बेसिकली स्टार्ट की गई थी जब एक तरीके से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा था, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिसको COP 21 आप लोग बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और उस टाइम पर ये पेरिस के अंदर यानी कि फ्रांस के अंदर हो रहा था, तो वहां पर इसको अनाउंस किया गया था। तो अभी जर्मनी जो है ये 5th कंट्री है जो कि यहाँ पर साइन करी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एजेंडा अमेंडमेंट के बाद में यहाँ पर अगर बात करें तो इनके द्वारा एंटर किया गया यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ऑल मेंबर स्टेट जो यूनाइटेड नेशन है तो वहां पर इसका आराम से पार्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इसमें स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि इसके अंदर जो भी कंट्री आएंगी वो ये आएंगी जिसके आसपास वाले एरिया में सूरज देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बेसिकली ये बोला गया था कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये इक्वेटर हो गया बीचों बीच में, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जहां पर सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलती हैं, वो वाला एरिया जो है वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऐसे देखने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके चलते 121 देश जो हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे थे। फिर यहां पर ये लगा कि यार ये सही नहीं है, अगर किसी कंट्री को ऐसा लगता है तो वो यहां पर इसके लिए बेसिकली वेलकम है, तो फिर सबके लिए इसको ओपन कर दिया गया था। तो ऑल मेंबर यूनाइटेड नेशन के लिए इसको ओपन कर दिया गया, अब इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जब इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो पेरिस के अंदर हुई थी, उसको COP 21 मैंने बोला, तो उसके अंदर 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में ये इनिशिएटिव जो था ये लॉन्च किया गया था, इसके बारे में याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये यहाँ पर एक तरीके से जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसका, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर बेसिकली मार्कच जो मोरक्को, ये नवंबर 2016 का जो एक तरीके से यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सामने निकल कर आया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि अनाउंस किया गया पेरिस के अंदर में इसको, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अनाउंस किया गया इसको पेरिस के अंदर में, अगर बात करें 2015 में, इसका जो एक तरीके से जो सोलर अलायंस का जो सिग्नेचर के लिए इसको ओपन किया गया फ्रेमवर्क के लिए, तो यहाँ पर ये मार्केट मोरक्को के अंदर आप लोगों को देखने को मिला 2016 में, और हेडक्वार्टर ये इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के द्वारा इसको बेसिकली एक तरीके से एक जो मोदी जी के द्वारा इसको आगे लेकर चला गया, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट किया गया यहाँ पर बेसिकली इंडियन नेवी और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड को, किनके द्वारा इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज करके देखा गया। ठीक है, इसमें 40 से ज्यादा आप लोगों को हवाई जहाज जो है वो आ सकते हैं, एयरक्राफ्ट जो कैरियर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी कंट्री के द्वारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो डिजाइन किया गया वो काफी इंपोर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसके चलते हम लोग को इसके बारे में याद रखना चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर वन ऑफ द मोस्ट आप लोग बोल सकते हैं पोटेंट जो मैरीन एसिड्स हैं, जिसके चलते अगर कल को किसी कंट्री के साथ में लड़ाई होती है, कोई दिक्कत होती है, तो काफी अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर प्लान किया गया यहाँ पर, तो विक्रांत ये अभी आने वाले टाइम में ज्वाइन करेगा इंडियन नेवी को जल्दी। हमारी ही कंट्री में यहाँ पर कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर इसको बेसिकली इंक्लूड किया जा रहा है। विक्रांत का जो नाम है यहाँ पर, जो मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट था जो कि ऑपरेटेड था यहाँ पर इंडियन नेवी के अंदर 1961 से लेकर 1977 तक का, उसके नाम से इसका नाम उठाया गया है, यानी कि उसी की लेगेसी को आगे लेकर चला जा रहा है। हम लोगों को लगा कि एक तरीके से अभी आप लोग देखिए यहाँ पर कि हम लोग पुरानी चीजें जो अच्छी होती है, जैसे ध्यानचंद जी के नाम पर अवार्ड का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उससे आगे आने वाले टाइम में भी इंस्पिरेशन ली जा सकती है। नॉर्मली जिसको हम लोग आईएनएस जो विक्रमादित्य आप लोग बोलते हैं एक तरीके से करंटली इंडियन नेवी के अंदर ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर जो कमीशन किया गया था 2013 के अंदर में। ठीक है, और ये रसिया के द्वारा बेसिकली हमको देखने को मिला था। सोवियत जो यूनियन आप लोग बोलते हैं, रसिया से हमारे पास में यहाँ पर आया था। ठीक है, तो आज की डेट में कंट्री के अंदर और 2 कैरियर जैसे कि आईएनएस विक्रांत हो गया, आईएनएस जो विराट हो गया, ओरिजिनली ये ब्रिटिश ओरिजिन से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर लेकिन इंडिजिनियसली हमारी कंट्री के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो अभी यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते आप लोगों से अगर क्वेश्चन भी कोई पूछ ले तो माइंड में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। आगे चलते हैं, ये एक अच्छी और बड़ी खबर आप लोग बोल सकते हैं जो देश के अंदर निकल कर आ रही है। जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, खासकर जो यूनियन कैबिनेट है सॉरी, उसके द्वारा अभी बोला गया कि 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारी कंट्री में आने वाले हैं, जिसके चलते हम लोग क्या करेंगे, जो पोस्को से रिलेटेड केस होते हैं, नहीं बच्चों से रिलेटेड, अगर कोई बच्चों से चाइल्ड अगर बात करें तो ये एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड जो केस निकल कर आते हैं, तो 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हमारी कंट्री में इंक्लूडिंग 389 एक्सक्लूसिव पोस्को कोर्ट यहाँ पर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में। ठीक है, तो इसके लिए 1572 करोड़ रुपए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर सेंट्रल का शेयर रहने वाला है यहाँ पर ये लगभग 971 और स्टेट का रहने वाला है यहाँ पर ये 601। तो यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी में आएगी, जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। सेंटर का जो शेयर है फंडेड किया जाएगा ये निर्भया फंड से। 2012 में जब हमारी कंट्री में बहुत खतरनाक रेप का केस देखने को मिला था, तो उसके बाद में यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आई, तो उसके चलते जो निर्भया फंड से ये पैसा निकाला जा रहा है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये जो स्कीम है लॉन्च की गई थी 2019 में, ताकि जो केस पेंडिंग पड़े रहते हैं उनको जल्दी से जल्दी सुना जा सके, उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, जो कि एक तरीके से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत यहाँ पर ये इसके अंदर डाला गया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। कोई भी केस अगर यहाँ पर होता है तो उसको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन निकल सके, खासकर बच्चों से रिलेटेड जो मैटर है उनके ऊपर भी फोकस यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट एक मुद्दा बोल सकते हैं, जो कि याद करने लायक भी है और इसको अप्रिशिएट करने लायक भी है, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी कंडीशन रहे तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बात करते हैं, एक डिटेल में न्यूज डिस्कस करेंगे। बेसिकली बात की जा रही है इन्वायरमेंट न्यूज के बारे में, और इन्वायरमेंट न्यूज भी किसके बारे में, ये बात की जा रही है इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में। तो इंदिरा गांधी कैनाल अभी क्यों न्यूज में है, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इंदिरा गांधी कैनाल इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये काफी ज्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है और इसके आसपास जो है जो काफी सारे लोग रहते हैं। ये आप लोग देखते हैं इंदिरा गांधी कैनाल पंजाब से लेके ये राजस्थान में होती है, आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। तो इसके बारे में कई सारी बातें जानेंगे। पहले समझिए न्यूज में किस लिए आ गई है। जो पोल्यूशन जो रिवर है खासकर सतलज के अंदर, तो सतलज रिवर से कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके चलते यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर भी पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो आप लोग नेशनल देश का ग्रीन यानी कि हरित यानी कि इन्वायरमेंट पर ध्यान रखने वाला, ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट मतलब ऐसा जहां पर आप लोग एक तरीके से जल्दी से मैटर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लगभग 6 महीने के अंदर अंदर, तो लंबे समय तक चीजें नहीं पड़ी रहेंगी। तो इसके चलते इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से अलग से कोर्ट बना दिया गया। और स्टार्टिंग में हमारी कंट्री तीसरी कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बाद में, जिसके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस ईयर में लाया गया, क्या आप लोगों को पता है, बताइए। और आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो किस आर्टिकल से निकाल कर लाया गया।
तो अगर आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखने के लिए पार्ट 3 के अंदर में, तो आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, तो राइट टू लाइफ ये भी बताता है कि राइट टू अच्छे इन्वायरमेंट भी हमारे पास में होना चाहिए, और अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तो अच्छा इन्वायरमेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इंसान की डेथ हो सकती है एक तरीके से पोल्यूशन की वजह से भी। तो बोला गया कि इस तरीके से कोर्ट आना चाहिए, तो आर्टिकल 21 से ये इंस्पिरेशन लेता है। यहां पर बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब और राजस्थान गवर्नमेंट को बोला कि आप लोगों को क्वार्टरली, यानी कि आप लोग यहां पर क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी है मुझे, ताकि यहां पर पता चलता रहे, मुझे नहीं मतलब जल शक्ति मिनिस्ट्री को, ताकि पता चलता रहे क्या क्या स्टेप क्या क्या एक्शन आप लोगों के द्वारा उठाए गए। तो यहाँ पर जो भी डिस्चार्ज किया जाता है बेसिकली सतलुज रिवर के अंदर, ब्यास रिवर के अंदर, उसको भी ध्यान में रख के चलना है, उनके खिलाफ एक्शन लेना है अगर कुछ गलत चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है बेसिकली आप लोगों को सतलुज पोल्यूशन के अंदर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसी के साथ में आसपास में जो लेदर इंडस्ट्री है, तो चमड़ा जो उद्योग है, उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। यानी कि चमड़ा उद्योग भी यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन इसका बन गया है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है, अगर उसके बारे में आप लोगों से कोई पूछे, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक तरीका मेजर होता है, ऑक्सीजन यूज किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी हो गया, ठीक है, पर लेकिन जो डिकम्पोज जो वेस्ट होता है उसकी वजह से यहाँ पर चीजें कम देखने को मिलती है। तो हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट करती है कि हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट आ गया है। यानी कि अगर हाई बायोलॉजिकल डिमांड है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पानी के अंदर गंदगी बढ़ गई है, तो इसके चलते जो उसके अंदर जो भी एल्गी वगैरह है, कोई मछली वगैरह है, वो सारी चीजें उनकी जान जो है खतरे में आने लगती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जैसे कि नाइट्रेट हो गया या फिर फॉस्फेट हो गया, ये आप लोग फर्टिलाइजर जो नहीं यूज करते खेतों में, उसमें से कई बार निकल के, तो ये कई बार काफी हाई इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो हाई एल्गी ग्रोथ देखने को मिलेंगे, तो वार्म टेम्परेचर बेसिकली इसके चलते यहाँ पर ये काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर क्वालिटी के बारे में बात की जाए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की क्वालिटी के बारे में बात करी जाए, अगर ये 1 से लेकर 2 मिलीग्राम होती है 1 लीटर के अंदर में, तो ये वेरी गुड है, यानी कि जो एक तरीके से पानी जो है वो अच्छा है वाटर सप्लाई का। अगर 3 से लेकर 5 हो गए तो इसका मतलब मॉडरेटली आप लोग क्लीन बोल सकते हैं, यानी कि ज्यादा अच्छा नहीं है। 6 से लेकर 9 हो गए तो ये पुअर हो चुका है पानी, ठीक है, इसके अंदर काफी चीजें जो है वेस्ट आ चुके हैं। और 100 या फिर उससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वेरी पुअर कैटेगरी में आ चुका है। यानी कि एक तरीके से जितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती चली जाती है, मोटे मोटे तौर पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि उतना ही पानी की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर घटती चली जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पानी की क्वालिटी यहाँ पर घटती जा रही है, ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, सतलज रिवर के बारे में। तो सतलज जो रिवर है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सतलज रिवर जो लुधियाना इसके आसपास वाले रीजन में, तो यहाँ पर कई सारे जो इसके अंदर जो आसपास वाले रीजन में जो कई सारे जो एक तरीके से पोल्यूशन करने वाले जो चीजें हैं, तो उसको एक तरीके से बात की जा रही है कि इन रीजन में खासकर जालंधर वाला रीजन हो गया, लुधियाना वाला रीजन हो गया, तो यहाँ से कई सारी गंदगी इसके अंदर ऐड होती चली जाती है। तो इसके चलते जब ये इस कैनाल के अंदर जाकर चीजें पड़ती हैं, तो इसके चलते वो कैनाल जो है वो प्रॉपर वे में चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी और काफी कुछ यहाँ पर गंदा होता हुआ चला जाता है। तो इसके चलते जो कंपोनेंट ऑफ पोल्यूशन के वो हम लोगों को कम करने पड़ेंगे। तो जिसके चलते अगर ये कम हो पाता है तो तभी ये हम लोग इसको सुधार पाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, ये जो कैनाल है आप लोगों को जो कैनाल दिख रही है, ये कैनाल अपनी कंट्री की लॉन्गेस्ट कैनाल है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो हरिका बैराज है सतलज रिवर और ब्यास रिवर जहां पर मिलती है पंजाब के अंदर में, तो वहां से निकाल कर ये चलता है। और ये बनाई इसलिए गई थी ताकि राजस्थान के उस रीजन में जहां पर पानी नहीं पहुंचता है वहां पर भी पानी पहुंचाया जा सके। तो इसका ये बेसिक पर्पज आप लोगों को देखने को मिला। तो ये कैनाल काफी इंपॉर्टेंट है अगर इसके बारे में कोई आप लोगों से पूछे। कुछ और बातें, मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन यहां पर बोला गया है बेसिकली ये बुद्धा नाला, ठीक है, तो बुद्धा नाला है, ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी है। मेजर पोल्यूटेड रिवर आप लोगों को सतलज के अंदर देखने को मिलेगी। अनट्रीटेड वाटर यहां पर कई बार देखने को मिलता है। अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यानी कि जो भी यहां पर इंडस्ट्री से जो गंदगी निकल कर आती है वो मिलाया जाता है। स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री होगी, छोटी छोटी जो इंडस्ट्री होती है उसमें से वेस्ट निकल कर आता है वो इसके अंदर डाला जाता है। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसके चलते कई सारे लोगों की जान जो है खतरे में पड़ सकती है, खासकर जहां पर पानी की कमी रहती है उस एरिया में पानी जाता है इससे। तो इंदिरा गांधी कैनाल लॉन्गेस्ट कैनाल है कंट्री के अंदर में। तो कैनाल जो है ये सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए, तो वो भी पूरा नहीं हो पाता है फिर अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी। 1.75 करोड़ लोग इसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली रहते हैं। लगभग 7,500 के करीब गांव है इसके अंदर, 8 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई गुजरती है। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये
जो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर इसके अंदर पोल्यूशन को हम लोग कम कर पाते हैं तो काफी बड़ी बात होगी। और एक तरीके से हेल्थ के ऊपर काफी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, कई सारी हेल्थ के डिजीज, पेट में खराबी होगी, ठीक है, आई विजन लॉस हो गया, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उस पानी को आंखें धोने के लिए यूज करेगा तो समझिए क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कंडीशन यही निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाती है इसकी वजह से। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वरना और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी। अच्छा, सतलज रिवर के बारे में अगर थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात कर लूं, तो सतलज रिवर जो है, इसका सतलज रिवर नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट जो 5 ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, उसमें से आप लोगों को एक रिवर यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों से अगर पूछे जाए, नॉर्मली हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, तो कब साइन की गई थी, एक तो ये आप लोगों को बताना है। और सतलज रिवर जो जैसे आप लोगों ने देखा, ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान के साथ में आती है और कौन कौन सी रिवर जो है वो इंडिया के साथ में आती है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो माइंड में आप लोगों के बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कोई कंफ्यूजन अगर आप लोगों के माइंड में रहेगा तो बताना, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये आर्टिकल बात कर रहा है पॉलिटी के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, और पर्सनली कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर